नहीं ठीक है, कोई दिक्कत आज आप सभी को पता होगा कि जो पिछले वर्ष जितने भी बच्चों ने अभी मतलब अपनी क्लास में या बोर्ड एग्जाम में जिसने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको आज क्या किया जा रहा है, उन्हें गोल्ड मेडल पहनाए जा रहे हैं। और कल हमारा एक टेस्ट भी हुआ था 5 चैप्टर्स का, तो उसमें जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो उन्हें भी आज इनाम दी जाएगी। तो इसी के अगले क्रम में आदित्य भैया आए और हेमंत सर को बेंच लगाकर उनका हार्दिक स्वागत करें। हेमंत सर का परिचय देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, तो जो बच्चे हेमंत सर के बारे में नहीं जानते मैं उनको अवगत करा देता हूं। हेमंत सर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल आवांट कॉलेज से की है। उन्होंने 10वीं 12वीं परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की तैयारी प्रारंभ की और स्नातक की सर ने जब पढ़ाई कर रहे थे तो स्नातक की पढ़ाई करने के साथ साथ सर ने विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सर ने सन 2021 में सक्सेस पॉइंट के नाम से एक कोचिंग संस्थान के जो सर हम अपनी कोचिंग चला रहे थे, तो कोचिंग के साथ साथ सर ने कई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की और उनका 2022 या 2020 ही में सर का सिलेक्शन हो गया था रेलवे में और अभी सर कार्यरत हैं रेलवे में ग्रुप डी के पद पर और अभी वर्तमान में सर अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि और अच्छे ऊपर वाले पद पर जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। तो मैं आप सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुलाना चाहूँगा जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आशीष कुशवाहा को। आइए। तो आप सभी लोगों को जिसको पता नहीं है, आशीष भैया ने जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 हुआ है, 2024 में आशीष भैया ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर प्राप्त किए हैं और यहाँ तक देखा गया है कि हमारा जो झांसी जिला है, झांसी जिले में किसी भी, मैं आपको झांसी जिले का बता रहा हूँ, झांसी जिले में किसी भी विद्यार्थी ने गणित में 100 में से 100 नंबर प्राप्त नहीं किए हैं। आशीष भैया इकलौते हैं जिन्होंने झांसी जिला में मैथ में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए। तो मैं हेमंत सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आशीष को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। इसी के अगले क्रम में प्रिंस कुशवाहा आए। तो आप लोगों को बता दूं मैं प्रिंस कुशवाहा जो हैं, इनके जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 हुआ है, इन्होंने 100 में से 96 नंबर प्राप्त किए हैं। इनके जो बाकी के जो 4 नंबर रह गए हैं इनकी खुद की गलतियों से इनके गए हैं। इनको चारों एमसीक्यूज आ रहे थे, इनने अपने जो एमसीक्यूज के एबीसीडी ऑप्शन रहे थे वो गलत भर के आए। इसलिए हम जब भी आप बच्चों को, मैंने बहुत प्रयास किया था कि जो एमसीक्यूज रहते हैं उन्हें यहीं पर जब हमारे मॉक टेस्ट होते हैं तो जितनी भी गलतियां उन्हें हम यहीं सुधार लें, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती और उनके 4 नंबर चले गए। वरना प्रिंस भैया के भी अच्छे अच्छे नंबर आते थे, टेस्ट में भी 100 में से 100 ही आए थे, 70 में 70 आए थे, जो बोर्ड एग्जाम के 30 नंबर रहते उनको जोड़ गए, लेकिन उनके 4 नंबर कट गए। कोई बात नहीं, अब जो इंटर है उनकी अच्छी तैयारी करेंगे, कोशिश करवाएंगे कि इनका इंटर में 100 में 100 नंबर प्राप्त हो। तो मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि प्रिंस को मेडल पहनाकर सम्मानित करें। इसी के अगले क्रम में मयंक कुशवाहा आए। तो आप लोगों को बता दूं मयंक ने जो अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2024, इन्होंने मैथ्स में 84 नंबर्स प्राप्त किए हैं, लेकिन इनके जो 84 नंबर हैं ये मैं तो ये मानूंगा कि इनके 84 नहीं, ये 100 आउट ऑफ 100 हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी अलग कहानी है। इनके पिताजी का जो देहांत हो गया था बोर्ड एग्जाम के कुछ महीने पहले, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब जिस परिवार में से किसी लड़के के पिताजी गुजर जाए तो उसके ऊपर क्या गुजर सकती है। तो इन्होंने उस टाइम, उस जो कठिन समय था, उस कठिन समय में इन्होंने अपने आप को निकाला और इन्होंने अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचा और उन्होंने बहुत मेहनत की
क्योंकि इन्होंने जो 2 महीने थे, तो आप ये सोचिए कि इन्होंने 2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई। इसके बावजूद इन्होंने अपनी जो पहले की पढ़ाई थी, इन्होंने क्या किया, उसमें बहुत मेहनत की, और मैंने ये देखा था कि इनके अंदर एक डेडिकेशन था कि अच्छे से पढ़ाई करना है, तो इन्होंने खूब मेहनत की। क्यों, इनके पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। जब प्रारंभ में इन्होंने पढ़ाई की थी तो इतने अच्छे इनके टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब इनके पिताजी का देहांत हुआ और इसके बाद जब 2 महीने इन्होंने नहीं पढ़ा, इसके बाद जब इन्होंने बाउंस बैक किया, तो इन्होंने बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई की और इनके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लगे थे, और हमें उम्मीद थी कि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि मैं कुशवाहा को मेडल पहनाकर सम्मानित करें। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा कुमकुम राजपूत को कि वो आए। आप लोगों को बता दूं, कुमकुम राजपूत जो है वो मान लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं, और इन्होंने अभी जो इनकी क्लास 9 थी, अब 10th में आ गई हैं। इन्होंने क्लास 9th में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि कुमकुम को मेडल बनाकर सम्मानित करें। इसी के अगले क्रम में मैं स्वाति राजपूत को बुलाना चाहूंगा। मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि स्वाति, सॉरी मैं उनके बारे में थोड़ा बताना भूल गया। स्वाति ने अपनी क्लास में 2य स्थान प्राप्त किया है, तो मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि स्वाति को मेडल बनाकर सम्मानित करें। इसी के अगले क्रम में उवैस अहमद आए। उवैस क्लास 4th में थे। इन्होंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, अब इन्होंने स्कूल चेंज कर लिया, सेकंड हार्ट में पहुंच चुके हैं। हेमंत सर से मैं आग्रह करूंगा मेडल बनाकर सम्मानित करें। इसी के अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा तनु कुशवाहा को, वो आए। कल हमारा टेस्ट हुआ था सैटरडे को, तो तनु ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इन्होंने 30 में से 26 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इनके जो कुछ नंबर थे वो मैंने ही काटे हैं, थोड़ी छोटी सी गलतियां थी। अब इन्हें सबक रहेगा कि आगे और अच्छे से मेहनत करें। तो हेमंत सर से कहूंगा उनको गिफ्ट दें। इसी के अगले क्रम में आराधना आए। कल हमारा जो टेस्ट हुआ था, आराधना ने भी 30 में से 25 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मैं हेमंत सर से आग्रह करूंगा कि उनको इनाम देकर सम्मानित करें। इसके अगले क्रम में परी कुशवाहा आए। इन्होंने भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। इसके अगले क्रम में श्रद्धा आए। श्रद्धा क्लास 8th में आ गई है। इनको गणित में बहुत अच्छा मन लगता है। इनको मैं जब भी सवाल देता हूँ, 1-2 सवाल बता देता हूँ, ये बाकी की एक्सरसाइज खुद ही लगा लेती हैं।
आनंद सर से आग्रह करूंगा कि आज जितने बच्चों को मेडल्स मिल गए हैं और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम पास कर लिए हैं और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं तो वो अपनी किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप लोगों के भी जो क्वेश्चन होंगे उन्हें क्वेश्चन को भी लिया जाएगा और सर के द्वारा जो चीज़ें बताई जाएंगी आप वो चीज़ें सुने, समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। तो मैं सर को माइक दे रहा हूँ और सर के आपको संबोधित करेंगे। ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा कोई अलग परीक्षा नहीं है। अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जैसी अभी तक आपने परीक्षाएं दी है 9 क्लास तक, वैसी ही एक परीक्षा है। आप अच्छे डेडिकेशन से पढ़ते रहें तो बोर्ड परीक्षा भी आसान है। बोर्ड परीक्षा थोड़ी डिफरेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि उसमें एग्जामिनर अलग होते हैं। बोर्ड का एक एग्जाम बनता है बोर्ड द्वारा और थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा रखा है, ऐसे आपको उसको फिलअप करना है, ऐसे आपको उसमें कम से कम टाइम में पूरी कॉपी सही फिलअप करना है। वो कैसे आपको लिखना है, कैसे ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि एक भैया थे जो 4 नंबर उनके ऑप्शन गलत करने की वजह से कट गए कि उनको आ भी रहे थे। ऐसी गलतियों से बचने के लिए सर यहाँ पे पूरा बोर्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट करके सेम कॉपी प्रिंट करा के आपसे यहाँ करवाएंगे। इसीलिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान कुछ भी असहज महसूस ना हो, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हम सर की क्लास में ही एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए सर यहाँ प्रैक्टिस पूरी करवा देते हैं। नहीं फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो सर से पूछ के यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है लॉन्ग आंसर है, कितने पेज भरने हैं, है ना? ये कई बच्चों के दिमाग में आता होगा, सर शॉर्ट आंसर में कितने पेज भरने पड़ते हैं, लॉन्ग में कितने भरने पड़ते हैं। तो पेज भरने से नहीं देखो, आप ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं जो छोटी सी डेफिनेशन में भी आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग में पूछ लिया गया हो तो बाद में आगे पीछे रामायण थोड़ा लिख के आओगे, हैं? जितना पूछा है उतना ही तो लिखोगे, हैं? तो लॉन्ग आंसर लिखने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा न लिखें, जितना पूछा है उतना लिखें, ठीक है? शॉर्ट आंसर का भी ऐसा ही है। शॉर्ट आंसर जितने, हालांकि शब्दों में लिखा रहता है, आप ऐसा ना करो कि शब्दों को गिनना शुरू कर दो, अरे अभी तो 200 हुए, अभी 250 का लिखना था, 50 हो रह गया, आप कुछ और लिखना है ना, बस ठीक। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है या सर ने जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आपने वो पूरे तरीके से लिख दिया है, बस काम इतना ही होता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। और आपस में जो भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं वो सर से पूछते रहें। किसी प्रकार की कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो टफ लग रहा है या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या किसी एक सब्जेक्ट में ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे में नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ तरीके बदलने पड़ते हैं, कुछ मौसम के अनुसार और कुछ तबीयत के अनुसार भी तरीके बदलने पड़ते हैं। गर्मी है, अभी आप गर्मियों में दिनों में कैसे पढ़ पाओगे? क्यों? लाइटिंग की पढ़ लेते हो है ना, लाइट ज्यादा होती है, एक तो लाइट चली जाती है, फोटो खींचनी आती तो दूसरी हिसाब से लेके आए ना। गर्मी इतनी है, खाना खाओ नींद पाओ, है ना? गर्मियों में यही होता है, लेकिन सर्दियों में उल्टा होता है। सर्दियों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में एक और डिफॉल्ट है, सर्दी लगेगी, रजाई में देखो वो सो जाओ। तो किस मौसम में कैसे पढ़ना है वो सर बखूबी आपको बताते रहते होंगे। हाँ, हर एक मौसम में कैसे हम पढ़ें, पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखना है वो सर समय समय पे आपको बताते रहते हैं। बरसात में भी बारिश होने लगी, पकौड़े तल के खाए और बस हो गए, नाव बना के तैराने लगी। ये सब जरूरी है, ये भी करना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से हटके नहीं। जो भी आपका एंजॉयमेंट है वो भी करते रहें, मगर पढ़ाई को छोड़ के किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट करना ही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि हमें चलो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो आप वो 4 घंटे दे दो। उसके बाद जो समय बचा है उसके बाद घर में मम्मी के पापा के काम में हाथ बटाओ,
हैं, आस पड़ोस में जो भी कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है उसको एंजॉय करो, हैं, कुछ नहीं तो चपेटा खेल लो, टाइप्स ऐसा सब होता है ना। घर पे सब लोग अपने अपने प्रकार के खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ चिड़िया बल्ला खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वो भी जरूरी है, मगर सभी चीजों से सबसे पहले क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करने के बाद आप खेलिए भी, बाकी सारी चीजें करिए, लेकिन ये ना हो कि पढ़ाई को कोने में रख दिया और बाकी सारी चीजें दिन भर होती जा रही। ये गलती नहीं करना है बिल्कुल। पहले पढ़ाई, बाद में सारी काम। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सिक्योरिटी की तैयारी करनी है तो पहले 12th तो हो गई, अब 12th के बाद क्या? किस समय हो गई 12th? इसी साल 12th। ग्रुप डी की तैयारी। देखो डी अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो आपकी मैथ, रीजनिंग और जीके। अब जीके को ही सेपरेट कर लो तो एक बड़ा पोर्शन उसमें साइंस का आ जाता है, यानी कि जीके में एक अदर जीके हो जाती है, दूसरा साइंस का एक बड़ा मेजर पार्ट आता है। तो आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे गोल्ड मेडल सेरेमनी के लिए। तो हेमंत सर ने अपना बहुत कीमती समय निकाला है। सर को अभी 9 बजे टेस्ट के लिए भी निकलना है। तो हेमंत सर ने अपना जितना भी महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया है और हेमंत सर ने जितनी भी बारीकियाँ आप लोगों को बताई है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग हेमंत सर के द्वारा बताई गई चीज़ों को अच्छे से समझ लें और जो कोई भी बात सर ने बताई है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सर ने अपना जितना भी कीमती समय निकाला है, क्योंकि सर अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब आ रहा और साथ साथ में सर की पढ़ाई भी चल रही है, उनको आज टेस्ट देने भी जाना है, उनका पेपर है। तो सर ने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला है तो मैं सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सर को जब भी याद करता हूँ सर कितने ही समय व्यस्त रहते हैं, सर हमारे लिए समय निकाल लेते हैं। हम सर को टीचर्स डे पे बुलाते हैं तो सर बहुत जल्दी आ जाते हैं और इन्हें बाल दिवस पर जब भी हमें आग्रह करता हूं तो सर बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। तो सर बहुत शांत सरल स्वभाव के हैं। तो मैं आपको सर के बारे में चीज़ बताना चाहूँगा। जब मेरे पिताजी खत्म हो गए थे 2015 में, तो मैं सर मुझे इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो सर ने जब मुझ में देखा कि एक बच्चा पढ़ने में होशियार है और इसको मतलब कोचिंग की फीस दे नहीं पाता था मैं, तो सर ने मुझे देखा कि हाँ पढ़ने में कैसा, तो सर ने बताया कि बेटा एक काम कीजिए, मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ाऊंगा और फीस की कोई आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सर ने मुझे 2015 से सर ने मेरा संग दिया और आज तक सर मुझे हर कदम कदम पर साथ दे रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो, कहीं भी हो। और एक समय ऐसा भी आया था कि मैंने 12th क्लास थी तो मैंने सोचा था कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, इस साल एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि 19 नवंबर 2019 को मेरी दीदी की शादी थी। तो 2 माह मैंने कोई भी ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी कोई भी मैंने बुक नहीं उठाई थी 2 महीने। अब मैं जब आप सोच सकते हैं कि जब कोई एक स्टूडेंट 2 महीने बुक नहीं उठाएगा, ना ही कॉपी लेना, नोट्स कुछ नहीं पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं, आप सोचिए वो पढ़ाई से कितना कट ऑफ हो गया है। तो मैं सर के पास गया और थोड़ा सा नर्वस था। मैंने सर से बोला सर मैं इस वर्ष एग्जाम नहीं दे रहा हूँ और मेरी तैयारी बिल्कुल बेकार है। तो सर ने मुझे समझाया और सर ने बताया कि देखो ऐसा है कि तुम तैयारी करो और तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हनुमान जी थे, जो हनुमान जी को किसी ने, जो जामवंत थे, उन्होंने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि हाँ तुम समुद्र पार कर सकते हो। तो सर हमारे लिए एक तरह के जामवंत साबित हुए और सर ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर इतना पावर है और तुम इतना डेडिकेशन से पढ़ सकते हो। तो सर ने मुझे समझाया तो मेरे समझ में भी आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास 2 महीने बचे थे, जनवरी आधा दिसंबर था और फरवरी 8 फरवरी से पेपर थे। तो मैंने सर की बात सुनी और फिर मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। देखो टाइम टेबल की बात आती है, कहीं आप किसी भी टीचर से आप बात कर लीजिए, हर एक टीचर कहेगा आप टाइम टेबल बना पड़िए। देखो वो आपको बता तो देगा कि आप टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल बनाना है आपको अपने हिसाब से, आपको कब कोचिंग जाना है, कब स्कूल जाना है, आप कब खाते हो, कब सोते हो, आपका कब पढ़ाई में मन लगता है, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और एक चीज ध्यान रखना, बिना टाइम टेबल से आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जब मैंने 2 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा था, आप ये सोचिए मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी भूल गया था कि क्या था। इसके बाद मैंने कुमार मित्तल की, आप लोग जानते होंगे, इतनी मोटी किताब होती है 800 रुपया की आती है, उसको मैंने पूरा पढ़ा सिर्फ 2 महीने में। तो आप देखो डेडिकेशन से आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर की जो दृढ़ इच्छा आपको उससे करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि देखो मैंने जब टाइम टेबल बनाया तो आप लोगों को मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी जो कुछ बच्चे ऑफलाइन में हैं तो उन्होंने देखा भी है, मैं एक सप्ताह में इतने मोटे मोटे रजिस्टर रहते थे 40, 50, 60 रुपए वाले, मैं उन रजिस्टर को अपने जो मैंने जो पढ़ाई की है उसको लिख लिख के पढ़ा है।
और जैसे मान लो मैं मैथ्स के सवाल लगा रहा हूँ कोई फिजिक्स की डेरिवेशन, तो मैंने उसको सॉल्व करके किया है और मैंने इतना पढ़ाई की थी। आप लोग झूठी मानोगे, जैसे मान लो कुछ बच्चे कुछ लोग कहते भी हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हो 15-15 16-16 घंटा, लेकिन 15-15 16-16 घंटे पढ़ाई होती है और मैंने की भी है। आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको 8 घंटे सोना है, अब ये 8 के 6 सो लीजिए, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, आप पढ़ाई कर सकते हैं और मैंने पढ़ाई की भी है। आप जैसे मान लो जो भी बच्चे मेरी बात का विश्वास ना माने तो आप कभी भी मेरे पास ऑफलाइन आइए और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो रजिस्टर हैं इतने बंडल लग गए थे। मैंने हफ्ते में, आपसे सोचिए एक दिन में मिनिमम 100-150 पेज में लिख लेता था। आप लोग सोचिए कि 100-150 पेज आप लोगों को अगर स्कूल के 30 नंबर के वो प्रोजेक्ट फाइल भी मिलती है तो आप लोग महीनों में बना पाते हो, 2-2 पेज लेके, 1-1 पेज लेके। लेकिन जब आप डेडिकेशन से पढ़ोगे तो आप ये सोचिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितने पेज आपने भर लिए हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से मैंने इंटर की परीक्षा पास की और फिर सर का जो गाइडेंस है आज तक मेरे ऊपर बना हुआ है। आज मैं सफलतापूर्वक कोचिंग चला पा रहा हूँ तो उसके पीछे सर का हाथ है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर ने अपना कीमती समय हमको दिया है। अब इसके बाद मैं आप सर का जो था समापन हो गया। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जिसके भी क्वेश्चन हो, आपको जो कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप ये सोचिए कि आप पूरा प्रैक्टिकल पूछिए, आप कोई भी अपने मन में डाउट नहीं रखिए। आप ये सोचना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें, इंस्टाग्राम से कैसे दूर रहें, हम अपनी रील्स की आदत कैसे छोड़ें, आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा उसकी आप जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 20% कम हो जाएगी। आप हमसे लिखवा के ले सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा उसकी 20% कम हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा 2024 के जो टॉपर है, क्या नाम है उसका, क्लास 10 का, प्राची नेम, आप लोगों को पता होगा। आप उसकी शकल सूरत आपने देखी होगी, लगती है लड़का, लेकिन उसके ऊपर आप ये सोचिए कि वो उसकी पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेशन था, पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेशन था कि उसने समाज की आलोचना सोची, सब कुछ। इसके बावजूद भी उसने क्या किया, बोर्ड एग्जाम टॉप किया। यूपी बोर्ड में आज तक के इतिहास में जो नंबर किसी ने प्राप्त नहीं किए जितने उसने किए, उससे सिर्फ 600 में से 6 नंबर कटे हैं, 594 नंबर आए हैं। आज तक बोर्ड इतिहास में अभी तक किसी के नहीं है। सोचिए, एक डेडिकेशन होता है। तो आप ये सोचिए, जरूरी नहीं है कि इसके एक दिन ऐसा भी आएगा जो हाई स्कूल बोर्ड का टॉपर रहेगा उसका 600 में से 600 भी आए। देखो रिकॉर्ड बनते हैं किसके लिए, टूटने के लिए। क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। तो आप जिसका भी जो क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछना है भैया, बोर्ड एग्जाम में कॉपी अपना किस तरीके से लिखे है? बोर्ड एग्जाम है, देखो आपको मैं मैथ्स की बता सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखनी है, और मैथ्स की तो बात छोड़ो, मैं आपको सारी कॉपी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले अगर मैथ्स की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि आपको हमारे बैच से एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए भी हैं। तो आप लोगों को इतना तो विश्वास हो गया होगा कि 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब एक की 96 है, उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसके भी आए। मुझे पता था कि 2 बच्चों के तो 100 में एक ना एक के तो जरूर आएंगे, मुझे इतना तो यकीन था कि एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर तो जरूर आएंगे। अब लेकिन छोटी सी गलती उसके कट गए। तो मैं आपको बताऊं कि देखो मैथ्स में कॉपी कैसे लिखनी पड़ती है। मैथ्स की कॉपी में क्या रहता है, देखो 2 तरीके से कॉपी लिखती है। एक तो मैं आपको पहली बार बताऊं कि जिससे 100 में से जल्दी आएंगे। सबसे पहले आती है, जैसे मतलब कि 20 एमसीक्यूज आ गए हैं, तो 20 एमसीक्यूज है तो आप कोशिश कीजिए कि एमसीक्यूज को आप बाद में करें, एमसीक्यूज को बाद में करें, जो थ्योरी पोर्शन रहता है उसको पहले करें। और देखो आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैथ का अच्छे से सिलेबस याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन क्वेश्चन कितने नंबर का था। आपको जैसे पता है पहला जो खंड पहला खा रहेगा उसमें क्या होते हैं 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 2 6 12। तो आप कोशिश कीजिए कि जो हमारा का खा गा गा अड़ा है, तो आप कोशिश कीजिए सारे सीरियल रिवाइज करें। अगर आप सीरियल रिवाइज करते जाते हैं, पहले 2-2 वाले, फिर 4-4 वाले और फिर 6-6 वाले, अगर आप ऐसे करते हैं तो बोर्ड एग्जाम जो एग्जामिनर होता है उसको जब आप जैसे मान लो उसने कॉपी चेक की है तो उसको पता है कि पहले 2-2 नंबर के, फिर 4-4 के, फिर 6-6 के, तो वो जल्दी से आपका कर लेगा, आपकी ऐड कर लेगा, जल्दी से ऐड कर लेगा। उसे ये नहीं लगाना पड़ेगा कि आधा नंबर यहाँ से जुड़ा, आधा यहाँ से कटा, आधा यहाँ से कटा। तो जब आप लोग ये सोचो कि जैसे मान लो कोई घर बिखरा हुआ है, एक तकिया वहाँ डली है, यहाँ कुछ जला है, अगर आप ऐसे तितर-बितर रहेंगे आप उसको उठाएंगे तो आपको गुस्सा आएगी। और आप सोचिए कि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ लगा है, आपको सिर्फ बैठना है। ऐसे ही एग्जामिनर का माइंडसेट रहता है कि अगर आप कोशिश कीजिए सीरियल वाइज सॉल्व कीजिए और सीरियल वाइज कीजिए, क्योंकि जो हमारे आशीष थे हमने भी नहीं बताया था और उन्होंने भी यही किया, पहले 2-2 नंबर वाले, फिर 4-4 नंबर वाले, फिर 6-6, ऐसा करके 100 में से 100 नंबर उन्हें प्राप्त किए। ठीक है, स्कोर क्या पूछ रहे हैं?
पूछो, डाउट में मत रहो। किसी दूसरे को ना दें, स्वयं पूछें। अपना क्वेश्चन देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने अपनी लाइफ बता रहा हूँ, आप लोगों को अलमारी भरी दे रही होगी सीट दो से, तो मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें रहे कि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ लेकिन हाथ नहीं उठाऊं, दूसरा पूछ ले, तो आप सोचिए कि आप इतनी सीटें, हम ये कहते हैं आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा लाइन में आगे बढ़ेंगे। आप चाहे इतने बड़े से बड़े शिक्षक के पास चले जाइए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछना सीख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन सीखना पूछ गए तो आप ये सोचिए आप सफलता के एक कदम आगे हैं।